तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। देखिए, जो चैप्टर नंबर 1 था आपका क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का, जो था इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, शायद से वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है और आप उसको अपनी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से आपकी करियर मेंटर्स चैनल पे प्लेलिस्ट होगी, उसको प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू है। आज हम इंडियन इकोनॉमी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिए, इंडियन इकोनॉमी एक भयंकर भूत बन के सामने आया लोगों के, जो पहले 12th इकोनॉमिक्स में नहीं था, सिर्फ लास्ट ईयर ये एक तरह से ऐड ऑन किया है। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या राइज हुई बच्चों? इससे प्रॉब्लम क्या राइज हुई, क्योंकि बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इससे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। ब्लेसिंग उनके लिए हुई है जिन बच्चों के पास होने के लाले पड़े रहते थे, क्योंकि 12th में पहले मैक्रो और माइक्रो आता था, बट अब आने लग गया इंडियन इकोनॉमी, और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर ये 40 मार्क्स का आता है आपके 80 मार्क्स के पेपर में, तो इसमें 10, 15, 20 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट डिस्गाइज क्या हो गया इसके लिए कि इसको समझना मुश्किल है। इसको बहुत सारे लोग सोचते हैं इसको रट के ही पास किया जाएगा, बट ये बहुत ही आसान है। बिल्कुल हिस्टोरिकल रीजंस हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया आपकी बुक में भी, और मैं भी आपको कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत आसानी से समझा पाऊँ। बट प्रॉब्लम क्या है, इसकी बुक में जो लैंग्वेज है एनसीईआरटीज में और वी के ओरी में, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बच्चों को समझना मुश्किल हो जाता है। बस मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको लैंग्वेजेस बहुत ही आसानी से समझाने की मैं आपको कोशिश करूं। तो यहां तक बात क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे वी के ओरी में जो चैप्टर नंबर 2 दे रखा है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, उसको आज हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए, तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जैसा कि देखा था बच्चों, प्लीज आप मेरी बातें ध्यान से सुनना। चैप्टर आपका वहीं खत्म हो जाएगा। नोट्स मैं आपको या तो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, या फिर आप पास अगर वीके ओरी अवेलेबल है तो आप वीके ओरी से गो थ्रू है। बहुत ही बढ़िया बुक है, आप उसके साथ जा सकते हैं। जो भी आपकी मतलब जो वीके पब्लिकेशन की जो बुक आती है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, वो आप गो थ्रू करें, बहुत अच्छी बुक है। चलिए बच्चे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया हम पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझने की कोशिश करो बच्चों क्या हुआ कि इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने क्या देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कैसे इंडिया की हालत थी और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या हालत हुई। और हमने ये बात नोटिस की थी कि इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। ये हमने बच्चों आसान से देखा था कि इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। अब जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी, इसका सीधा सा नुकसान कहाँ पड़ा? इसका सीधा सा नुकसान पड़ा इंडियन नेचर में। मतलब हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ, ढंग से सुनना मेरी बात। कि इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, ब्रिटिशर सारा पैसा लेके चले गए। अब ब्रिटिशर जब सारा पैसा लेके चले गए तो प्रॉब्लम यह अराइज हुई कि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा ही अवेलेबल नहीं था। और जैसा कि आपको होता था, हमारे इंडिया में एजुकेशन भी आज भी पुअर थी और पहले भी पुअर थी, तो एजुकेशन मामले में भी हम बहुत कमजोर थे। और ना ही हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज का सेटअप भी नहीं हुआ था, याद कीजिए। और सर्विस सेक्टर की तो बात ही छोड़ो, वो तो हमने देखा ही नहीं था। तो हुआ ये बच्चों कि हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमें कैसे ग्रो करना है और इंडियन इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है, कैसे स्टार्ट करना है। यहां तक बात क्लियर होगी मेरी? तो इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको पता है इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन स्कॉलर्स ने या फिर इंडियन पॉलिटिशियंस ने ये डिसाइड किया कि हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को आगे ग्रो करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही एक बड़ी कंट्री है, हाईली पॉपुलस कंट्री है, और हमारे पास इकोनॉमी का कोई सोर्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हुए एक प्रॉपर एक लेआउट बनाएंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। यहां तक मेरी बात आप सबको क्लियर है? तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन इकोनॉमिस्ट ने क्या प्लान्स किया। उन्होंने प्लान सिंपल सा ये किया कि हमें क्या करना है, हमें इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए प्लानिंग जरूरत है। ऐसे नहीं है कि आज हमने सड़कें बना दी, आज हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वर्क कर लिया, या आज हमने मन किया तो एग्रीकल्चर में वर्क कर लिया। हमें इकोनॉमी को ऐसे करके पूरा का पूरा एडजस्ट करना है जिससे कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो। ठीक है, अभी हम ये थर्ड पॉइंट पे देखेंगे कि डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या फर्क होता है, और इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की तरफ मूव करने का निर्णय लिया या फिर डिसीजन लिया। यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो पहला वर्ड जो है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग बच्चों बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इसका सीधा सा मतलब यह है
कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को प्लान करना सेक्टोरल वाइज मतलब क्या हुआ बच्चों, सेक्टोरल वाइज का मतलब ये हुआ कि पहले आप या तो प्राइमरी सेक्टर को फोकस करो, या फिर सेकेंडरी सेक्टर को फोकस करो, या टर्शियरी सेक्टर को फोकस करो, और प्लानिंग बाय प्लानिंग आप क्या करो, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सीधा सा मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे कि आप अपने एग्जाम से पहले अपना पूरा का पूरा एक स्टडी का एक प्लान आउट करते हो कि आपको कैसे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, वैसे ही इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग का सहारा लिया गया। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए गवर्नमेंट ने इन द ईयर 1950, ध्यान से सुनना, 1950 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई जो क्या करेगा, कमीशन बनाए, कमिटी बनाई जो क्या करेगा, हर प्लानिंग डिसाइड करेगा कि हमारी कंट्री में किस प्रकार से प्लानिंग होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। और उस बॉडी का नाम क्या रखा गया बच्चों, उस बॉडी का नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ध्यान रखना। अब तो ये एक तरह से कोलैप्स, मतलब एक तो इसको अब एक तरह से टर्मिनेट कर दिया गया है। अब इसकी जगह जो आपकी जो क्या कहते हैं बॉडी है, ये वो नीति आयोग है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। इसके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, तो कृपया करके पहले एक बार देख लीजिए, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। तो हुआ क्या मैं बताता हूँ, 1950 में एक कमीशन, एक कमिटी या फिर एक बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसका नाम था बच्चों प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ये क्या करती थी, ये आने वाले 5 साल के लिए पहले एक प्लानिंग बना देती थी, जिसको कहते थे हम 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना। बात समझने की कोशिश करना। जैसे कि आपके एग्जाम अगर 30 दिन बाद आने वाले हैं, तो आप पहले ही प्लान आउट कर देता हो कि पहले 5 दिन में मेरे को साइंस कंप्लीट करनी है, फिर मेरे को मैथ्स कंप्लीट करनी है। चलो आप तो कॉमर्स वाले हो, तो जैसे पहले 5 दिन में अकाउंट्स कंप्लीट करनी है। सेम इन्होंने भी ऐसे प्लानिंग सेट कर दी कि इन 5 सालों में हमें क्या करना है, फिर अगले 5 सालों में। तो क्या होता था, जैसे मान लो 1950 में प्लानिंग कमीशन बैठा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1951 से लेकर 1955 तक हमारी कंट्री का जो मोटा मोटा पैसा है, उसको कौन से सेक्टर्स में, कौन सी जगहों में, कौन से सेक्टर को रिवाइव करने के लिए खर्च करना है, वो प्लानिंग कमीशन पहले ही एक लेआउट सेट कर देता था। बात समझ में आ रही है। प्लानिंग कमीशन पहले एक लेआउट सेट कर देता था कि हमें किस हिसाब से क्या करना है बच्चों, किस हिसाब से अपनी इकोनॉमी को क्या करना है बच्चों, आगे मूव करवाना है। यहां तक बात क्लियर है। चलिए बच्चों, तो हुआ क्या, ध्यान से हमने कुछ करना मेरी बात, कि 1951 से 1955 के बीच में जैसे जो भी 5 ईयर के प्लान है वो कब डिसाइड हो जाएंगे, 50s में डिसाइड हो जाएंगे। कि जैसे मान लो, जैसे अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो हर 5 साल के जो 5 ईयर प्लान बनते थे, उससे पहले ही क्या हो जाता था, इन आने वाले 5 सालों में हमें अपनी इकोनॉमी को किस डायरेक्शन पे मूव करना है। मतलब हमारे को पहले फोकस, प्राइम फोकस हमारा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, या प्राइम फोकस हमारा पॉवर्टी होनी चाहिए, मतलब गरीबी होनी चाहिए, या प्राइम फोकस हमारा एग्रीकल्चर होना चाहिए, या प्राइम फोकस कुछ और होना चाहिए। तो ये प्राइम फोकस जो एरिया होता था, जो की एरियाज होता था, उसको पहले ही कौन डिटरमाइन कर देता था, कौन बता देता था, हमारा प्लानिंग कमीशन। और ये प्लानिंग कमीशन किसके दिमाग की उपज थी, किसने इसको एक तरह से किसने दिमाग लगाया था प्लानिंग कमीशन बनाने में, तो हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे पीसी महालनोबिस। सुनना इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम, अभी भी देखना, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में वापस रिपीट होंगे। तो प्लानिंग कमीशन का जो मेन जो बेसिक खांचा था, वो किसकी लीडरशिप के अंडर में चला, वो चला पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस के अंडर में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई। और प्लानिंग कमीशन का सीधा सा काम क्या था, हमारी कंट्री की 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग को पहले से ही क्या करना, डिसाइड करना। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ प्लानिंग, ठीक है। हमने क्यों प्लानिंग की क्यों जरूरत पड़ी, हम डायरेक्ट भी तो इकोनॉमी ग्रो कर सकते थे। प्लानिंग से ऐसा क्या फायदा होगा, जो नॉर्मल, हम जैसे नॉर्मल देश चला रहे हैं, तो पहले से क्या आगे आने वाले सालों के लिए पहले से ही क्यों प्लानिंग करनी इंपॉर्टेंट थी। तो इसका सीधा सा मतलब समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो, प्लानिंग का मतलब क्या है, आप पहले से ही डिसाइड करो। प्लानिंग देखो 2 केसेस में करते हैं। अगर मान लो आपका कोर्स कंप्लीट हो, तब ज्यादा प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है, तब ऑटो पायलट मोड में चलती सारी चीजें। नहीं, ये बात समझ में। आपका कोर्स कंप्लीट है और आपको रिवीजन करना है, तो आपका जब मन करे आप जो बुक निकाल के रिवाइज कर लो, ठीक है। कोई अगर प्रॉपर प्लानिंग ना भी हो, तो कोई स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग ना भी हो, तो कोई बात नहीं, आपका कोर्स पहले ही कंप्लीट हो चुका है। आप जो भी आपका जो आगे आने वाले जो केसेस हैं,
ठीक है, उनके अनुसार आप अपनी प्लानिंग को मूव कर सकते हो, होवर कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बट एक गरीब देश, जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो तो पहले एक बार सेट कर लेना कि पहले एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लूं या पहले सिंपल सिंपल चैप्टर्स कर लूं, क्योंकि उसकी हालत खराब है। उसको अभी बेसिक पास होने वाले नंबर चाहिए। बात समझ में आ रही मेरी? सिमिलर इंडिया की हालत भी ऐसी थी। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, बहुत ही ज्यादा वीक थी, और इंडिया को विदाउट प्लानिंग इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करना है क्या, कोई भी सवाल पैदा नहीं हो रहा था। आप ये बात समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, तो आप सोच नहीं सकते। इंडिया में अराउंड 85% एग्रीकल्चर में थे लोग, ठीक है, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। वो भी एग्रीकल्चर आपने सुना होगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, मतलब आधे लोग तो फालतू में काम करते थे। इंडस्ट्रीज हमारे पास थी नहीं, हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। तो ये सारे केसेस को अगर आप सुन रहे होगे और आप समझ पा रहे होगे कि हमारी इंडिया की जो हालत थी वो बहुत ही खराब थी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वी नीड टू प्लान आर रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे, हमें उनको प्लान करने की बहुत जरूरत थी। अगर हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो उनका रिसोर्स का एक तरह से हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होके वो एक तरह से सारे सारे डिग्रेड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि प्लानिंग की जरूरत इसलिए थी बच्चों हमें, क्योंकि बिना प्लानिंग के हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। ये बात क्लियर है? क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी बहुत ही वीक इकोनॉमी थी, ठीक है, उस टाइम पर। यहां तक दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ठीक है, व्हाट इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब बहुत ही सिंपल सी प्लानिंग है दोनों, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। क्या होती है बच्चों? देखो, डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जैसे मान लो यूएसए। अब यूएसए में बेसिक एजुकेशन, फूड, ये सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब वहां पे प्रॉपरली पहले से एस्टैब्लिशमेंट हो रखा है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा कि एकदम टॉप, वैसे आप बोलेंगे आप टॉप नॉच चाहिए, मतलब इतना इससे अच्छा तो हो नहीं सकता, बट हाँ वो एकदम बेस्ट लेवल पे हो चुका है, ठीक है, मतलब उसमें कोई ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है, जब जरूरत होगी उस हिसाब से प्लान करेंगे। क्या बोला मैंने, वापस सुनो, जब जरूरत होगी उस हिसाब से प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्टिव प्लानिंग। वापस सुनो मेरी बात, कि जब आपके पास सब चीजें अवेलेबल हैं, आपकी एक इकोनॉमी बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है, तो आप पहले से प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अब देखो, जैसे मान लो यूएस है, वैसे वो लोग भी करते हैं, बट अगर उनकी प्लानिंग, अगर मान लो पहले से कंट्री इतना फ्लरिश्ड है, तो सीधी सी बात समझने की कोशिश करो, उनको पहले से नहीं सोचना पड़ेगा कि इस साल हम हेल्थ केयर पे ध्यान दें या फिर मेडिकल पे ध्यान दें या फिर एजुकेशन पे ध्यान दें। वो सिर्फ क्या करेंगे, धीरे धीरे जो नीड ऑफ द आवर है, जैसे मान लो अभी कोरोना उनके लिए नीड ऑफ द आवर है, उनको कोरोना पे फोकस करना है, तो वो अभी कोरोना की तरफ ही मूव करेंगे। मतलब जैसा आपकी सिचुएशंस आपको लेके जाएगी, प्लानिंग उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करेगी। ऐसी प्लानिंग्स को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है बच्चों, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे इंडिया में होती है। हमारे इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, हम पहले की बात कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इंडिया को सबका सोचना पड़ता था, एक अमीर टाटा के जो मालिक का भी और एक गरीब से गरीब किसान का भी, तो सबका सोचने की जो प्लानिंग होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। मतलब इसमें आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको किस पे कितना ध्यान देना है, कॉम्प्रिहेंसिवली सबके लिए सोचते हो। ऐसा नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम मुसीबत आएगी तब आप क्या करो, प्लानिंग चालू करो, ठीक है। यहां पे क्या है, जब कोई मुसीबत आएगी तब प्लानिंग चालू करो डायरेक्टिव में। वेरस कॉम्प्रिहेंसिव में आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो आप पहले से सारी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ते हुए चलो ना। सब एक प्रॉब्लम्स को टिक, मतलब आप एक तरह से आप एक चेक बॉक्स बना लो, उसमें सारी प्रॉब्लम्स लिख लो कॉम्प्रिहेंसिव में, और टाइम बाय टाइम क्या करते रहो, उनको धीरे धीरे करके क्या करते रहो, टिक करते रहो। मतलब आपको प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी है टाइम बाय टाइम, तो उसके लिए आप पहले ही एक प्लान डिसाइड कर लेते हो, जैसे कि एक पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, जैसे कि इंडिया। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हमारे इंडिया ने फॉलो करी, और डायरेक्टिव प्लानिंग के साथ आपको बताइए कौन आगे बढ़ रहा है, यूएसए बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे करके हम भी धीरे धीरे करके कॉम्प्रिहेंसिव से डायरेक्टिव में जा रहे हैं, हम भी अब थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को डायरेक्ट करेंगे एज पर द, मतलब जो भी जो जरूरत होगी टाइम की, ठीक है, उस अनुसार क्या करेंगे, हम नीड के अनुसार क्या करेंगे बच्चों, अपनी इकोनॉमी को प्लान करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो बच्चों अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में।
अब अपने पूरे वर्ल्ड में किस किस टाइप की इकोनॉमिक्स प्रिवेल करती हैं और हम देखते हैं कैसे कैसे किस किस कंट्री में कैसी कैसी इकोनॉमी चलती है। तो बेसिकली 3 टाइप की इकोनॉमी है जो कि आपने अब तक देखी होंगी और अब तक एग्जिस्ट करती हैं, जो कि है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, ये 3 बच्चों मेजर इकोनॉमी है जो कि प्रिवेल करती है अपने पूरे वर्ल्ड में। अब ये तीनों इकोनॉमी क्या क्या होती है बच्चों, फटाफट देखते हैं हम एक एक करके। लेट्स सी। सबसे पहली इकोनॉमी बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, मैं सबसे पहले एक कंट्रीज का एग्जांपल दूंगा आपको, एंड देन फिर हम धीरे धीरे करके उस कंट्रीज में हिस्टोरिकली क्या क्या हुआ है और क्या क्या होता आया है या क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे एंड वहां से आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलो। तो इसका पहला एग्जांपल है बच्चों कैपिटलिस्ट का यूएसए। इसका एग्जाम्पल है बच्चों पहले टाइम पे जो रशिया था जिसको हम बोलते थे यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कहते थे बच्चों जिसको। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों अभी मॉडर्न डे इंडिया। वैसे सच बात बताऊं बच्चों, ये तीनों के ये जो जितने भी कंट्रीज हैं, यूएसएसआर तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट आजकल जितनी भी कंट्रीज हैं वो मिक्स इकोनॉमी पे ही चलती हैं, ना ही कैपिटलिस्ट पे चलती है प्योरली, ना ही प्योरली सोशलिस्ट पे चलती है। बट अभी हम मोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 इकोनॉमीज हैं, यूएसए, यूएसएसआर और इंडिया। तीनों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या कहना चाहते हैं। चलो बच्चों, चलो। पहली इकोनॉमी है आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है बच्चों, ध्यान से हमने कोशिश करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेजर मोटिव होता है, जो मेजर इंटेंशन होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग, या फिर आप बोलो प्राइवेट ओनरशिप होती है। प्राइवेट ओनरशिप, पहले हम ये देखते हैं प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या बच्चों, प्राइवेट ओनरशिप का मतलब ये है कि जो मार्केट है पूरी कंट्री का, उसको ओन कौन कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब जैसे मान लो टाटा है, जैसे मैं यूएसए का एग्जांपल ले रहा हूं, तो फेसबुक है, गूगल है, मतलब जितनी भी कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं वो सारी प्राइवेट कंपनीज हैं ज़्यादातर, और उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको क्या कर रखा है, एक फ्रीडम दे रखी है कि आपको जितना ट्रेड करना है आप कर सकते हो एक लेवल तक। ठीक है, आपके पास मार्केट में एक तरह से फ्रीडम है। मतलब जैसे होता क्या है, सोशलिस्ट में क्या होता है कि मार्केट में आपके पास फ्रीडम नहीं होती, सारी कंपनियां गवर्नमेंट की होती हैं। वेयर एज कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट की ही सारी ओनरशिप होती है। मतलब मार्केट जो रन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, प्राइवेट ओनर्स कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो कि आप अगर साबुन लेने जाओ तो वो भी प्राइवेट कंपनी का, आप अगर मान लो टूथपेस्ट लेने जाओ तो वो भी प्राइवेट कंपनी का, आप अगर मान लो कार लेने जाओ तो वो भी प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, तो सबकी सब जो प्राइवेट ओनरशिप पे फोकस किया जाता है कि मतलब ज्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी प्राइवेट हैं, ज्यादातर मतलब 99% कंपनीज प्राइवेट हैं, और प्राइवेट ही पूरे मार्केट को रूल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मान लो मैं एक प्राइवेट ओनर हूं, प्राइवेट ओनर मतलब मेरी एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, और मैं कल चाहूं कि प्राइसेस बढ़ जाए। ठीक है, जैसे मान लो टेलीकॉम सेक्टर है। ठीक है, और टेलीकॉम सेक्टर को हम 4-5 कंपनियां ओन कर रही हैं मान लो यूएस में। जैसे मान लो इंडिया में देख लेते हैं हम, अब क्या है, जैसे कि यूएस में देख लेते हैं पहले, क्योंकि इंडिया में तो मिक्स आ जाएगा। जैसे कि 3-4 कंपनियां, वोडाफोन है या फिर कुछ भी है ना, 3-4 कंपनी है। तो ये कंपनी एक तरह से अपनी क्या करिए, मार्केट में इनकी एक ओनरशिप है। तो इससे क्या है, ये मार्केट को अपने हिसाब से मूव करेंगे, इनको प्राइस जितनी रखनी है उतनी प्राइस रखेंगे। अब ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर को सामान लेना है या नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? यहां कस्टमर गवर्नमेंट को ये नहीं बोलेगा कि यार ये क्या मतलब है कि इतनी प्राइसेस क्यों कर रखी है, ये क्योंकि ओनर प्राइवेट है तो उनकी मन मर्जी चलेगी, उनको जितना प्राइस लेना उतना लेना है। ठीक है, बट समझने की कोशिश करना यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है पहले हम देखते हैं। पहले अच्छी बात क्या है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन बहुत होता है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन मतलब ये बच्चों कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, क्योंकि वहां पे सारे ओनर प्राइवेट होते हैं, मतलब प्राइवेट मतलब कोई भी आदमी अपनी कंपनी खोल सकता है। तो ओनरशिप क्या होता, सॉरी, कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो एक समोसा की दुकान है, अब एक समोसा बेचने की दुकान खोलनी है, तो 5-6 लोगों ने समोसे की दुकान खोल ली। अब क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा कि कौन समोसा सबसे ज्यादा बेचेगा। अब इस वजह से क्या होगा, वो अपनी प्राइसेस को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट में क्या करना है, सर्वाइव करना है, उनको दूसरे से बेटर बनना है, उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है। तो वो क्या करेंगे, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के, मतलब कंपटीशन ज्यादा है इस वजह से क्या करेंगे, अपनी प्राइसेस को कम करेंगे। तो कंपटीशन से एक दो फायदे होते हैं, एक तो प्राइसेस बच्चों क्या होती है, कम होती है, और एक क्वालिटी क्या है, बहुत बढ़ जाती है। क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर
मान लो उसकी क्वालिटी खराब हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप वहां से क्या कर सकते हो, समोसा खरीद सकते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो प्राइवेट जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा होता है बच्चों। इस वजह से क्या होता है, प्राइसेस जितनी कम से कम हो सकती है, एकदम कट थ्रोट प्राइसेस होती है। मतलब जैसे एक अगर 10 का बेच रहा है तो दूसरा मतलब अपना कम से कम प्रॉफिट रख के और अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ज्यादा फोकस की जाती है। तो प्राइसेस कम होती है और क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। ये मैं आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बताता हूं पहले, ठीक है? फिर हम धीरे धीरे करके, जब हम धीरे धीरे करके इकोनॉमी हमारे जब खून में जाने लगेगी, होता क्या है, इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट कभी खून में नहीं जाता। खून में जाने मतलब आपको कभी पसंद नहीं आता, और स्पेशली कॉमर्स वालों को, क्योंकि उनके पास अकाउंट सब्जेक्ट होता है। अकाउंट से एक तरह से मान लो आपका ही मेन गुरु है ये, तो एक तरह से इसको तो आप साइड लाइन कर देते हो। बट ये समझने की कोशिश करेगा, दोनों के दोनों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? चलो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होती है, प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन होती हैं और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, प्राइसेस बहुत डाउन होती है और क्वालिटी बहुत ही उच्चतम होती है, बहुत ही ग्रेट होती है, ठीक है? ये आपको पॉइंट समझ में आ गया, ये इसका प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है बच्चों, इसका नेगेटिव पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है। कंपनी को चाहिए प्रॉफिट, कंपनी को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कंपनी वो ही प्रोड्यूस करेंगे, प्राइवेट ओनर वो ही प्रोड्यूस करेंगे जहां पे उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं आ रही? मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लो कंपनी है, उनको पता है कि कंट्री में लोग एलोवेरा जूस पीना ज्यादा चालू कर दिया आजकल क्योंकि बीमारियां चल रही है, तो इन्होंने एलोवेरा जूस बनाना चालू कर दिया। अब एलोवेरा जूस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट क्यों ज्यादा है, 10 रुपए का आपने एलोवेरा खरीदा और 300 रुपए का उसका जूस बना के बेच दिया, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। किसमें, कैपिटलिस्ट में, मतलब एलोवेरा जूस में। वेरेज अगर आप मान लो कि आप आटा बना रहे हो, तो आटा आप मान लो 15 रुपए किलो आपने बनाया और आप बेच कितने में रहे हो, 70 रुपए किलो, तो प्रॉफिट कितने का, सिर्फ 2 रुपए का। तो मेरे को एक बात तो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप क्या देखोगे, धीरे धीरे करके जो मेन मोटिव है वो कहां है, प्रॉफिट पे है। तो एलोवेरा जूस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आटे का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो गरीब आदमी है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गरीब आदमी वहां पे रहता है, उसको एलोवेरा जूस से क्या लेना देना, उसको तो बेसिक ब्रेड चाहिए, आटा चाहिए। वो आटा अगर उसको नहीं नसीब हो पा रहा तो दोस्त के लिए मुश्किल है। तो यही प्रॉब्लम अराइज होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। इस वजह से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का, वो बहुत ही क्या हो जाता है, अनइवन हो जाता है, ठीक है? जहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिलता है कंपनी उसको प्रोड्यूस करना चालू कर देती है, और जहां पे प्रॉफिट कम मिलता है, चाहे वो लोगों की जरूरत भी क्यों ना हो, वो उसको प्रोड्यूस नहीं करती है। क्योंकि उसको क्या लगता है कि चाहे लोगों की जरूरत हो या ना हो, अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। अगर मैं यहाँ 10 से 300 रुपए कमा सकता हूं, तो मैं क्यों यहाँ 15 से 17 कमाने के लिए मेहनत करूं? बात समझ में आ रही है? चाहे लोगों की जरूरत हो या ना हो। बात समझ में आ रही है? जहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है वहां पे कंपनी मूव करती है। ये बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कैपिटलिस्ट की यही नेगेटिव पार्ट है कि प्रॉफिट जहां ज्यादा होता है वहां पे वो मूव करने की कोशिश करते हैं। ये मेरी बात क्लियर हो गई आपको कैपिटलिस्ट की? ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। ये कैपिटलिस्ट यहाँ पे क्या होता है, गड़बड़ करते हैं, और वो लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। ध्यान रखना, लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। उनके लिए लोग बहुत बड़े लोग, मतलब लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचते कि लोगों को कुछ मिल भी रहा है क्या समाज में या नहीं मिल रहा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना वाला हूँ? कि लोगों को खाना मिल रहा है क्या, लोगों को कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। उनको क्या चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। यही नेगेटिव एस्पेक्ट है किसका बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अब हम आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक बार आपको जब तीनों समझ में आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर मैं आपको कंपेयर कराऊंगा तो और अच्छी इसकी आपको एक तरह से और अच्छे समझ में आएगा। अब सोशल इकोनॉमी क्या होता है, ये यूएसएसआर में होता था, जो ओल्ड टाइम रशिया था वहां होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सारा का सारा क्या करेगी, मार्केट को ओन करेगी, ठीक है? यहाँ पे क्या होगी, पब्लिक ओनरशिप होगी, या फिर आप बोलोगे सोशल ओनरशिप होगी। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि ना तो आपको स्कूल जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ना तो आपको हेल्थ के लिए पैसे देने पड़ेंगे, आपके खुद की कुछ भी नहीं, ना आपकी खुद की जमीन है, ना मार्केट में और कोई कंपनी मिलेगी। मतलब अगर आपको साबुन लेना है तो साबुन भी सरकारी कंपनी का आएगा, आपको कार लेनी है तो कार भी सरकारी कंपनी की आएगी, आपको मार्कर लेना है तो मार्कर भी सरकारी कंपनी का आएगा। मतलब सब चीजें सरकार कंट्रोल कर रही है। मतलब सारी के सारी जो सामान मिल रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको ओन करने का अधिकार है और किसी के पास नहीं है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं आ रही? वहां पे मेन ओन किस, मतलब मेन जो रोल है वो किसका, गवर्नमेंट का ओन करने का वहां पे क्या है, अधिकार है। मतलब वहां कोई भी अपनी प्राइवेट कंपनी नहीं खोल सकता। वहां पे जो मेन ओनरशिप होगी वो सिर्फ गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट ही ओन करेगा, ठीक है? वहां कोई
किसी का कुछ प्राइवेट नहीं है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है वहाँ पे। आपकी ज़मीन भी आपकी नहीं है, वो भी गवर्नमेंट की है। आपका स्कूल आपका नहीं है, आपने पैसे दिए आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि पैसे सच बताऊं तो दिए ही नहीं है आपने। आप यहाँ पे कुछ नहीं करते, सबका सब जो क्या कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। स्कूल भी गवर्नमेंट की होंगी, हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट के होंगे, सब कुछ गवर्नमेंट का होगा। तो ये होता है आपका कौन सा बच्चों, सोशल ओनरशिप या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। बात क्लियर। यहाँ पे प्राइवेट वालों के लिए कोई जगह नहीं है। प्राइवेट वालों के फ्रीडम क्या, प्राइवेट वालों के लिए तो जगह ही नहीं है। अब जो इसका पॉजिटिव वो उसका नेगेटिव होगा, और जो इसका नेगेटिव वो इसका पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता था, इस वजह से प्राइसेस कम होती थी और क्वालिटी अच्छी होती थी। यहाँ कंपटीशन नाम की कोई चीज़ ही पैदा नहीं होती, क्योंकि कंपनी कौन है, सिर्फ एक है, और वो कौन है, गवर्नमेंट। तो यहाँ कंपटीशन बिल्कुल भी जनरेट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ही एक है, और वो भी कौन है, गवर्नमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा, जब गवर्नमेंट इकलौती कंपनी है तो बहुत ज़्यादा क्या करेगी, करप्शन। गवर्नमेंट के जो अंदर जो लोग होंगे वो करप्शन बहुत ज़्यादा करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है अगर आपको सामान खरीदना है तो हमसे ही खरीदना है, और तो आप पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ करप्शन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर आप एक आदमी अगर आपसे पैसे ले रहा है तो आप दूसरे पे चले जाओ, दूसरा ले रहा है तो तीसरे पे चले जाओ। बट यहाँ पे तो आप पास ऑप्शन ही एक है। जब आप पास वन एंड ओनली ऑप्शन होता है, तब वो क्या करता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं। वही उस आदमी के भाव बढ़ गए और करप्शन धीरे धीरे करके वहां पे बढ़ जाता है। यहां तक बात क्लियर है। तो करप्शन बहुत ज्यादा होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, एफिशिएंसी बहुत कम होती है, क्वालिटी बहुत कम होती है। क्यों बच्चों, यहां पे देखो होता क्या है, अगर मार्केट में एक कंपनी ने अगर मान लो नया फोन लॉन्च किया, तो दूसरी कंपनी में ये कंपटीशन, ये बात होती है कि मेरे को और एफिशिएंट या और बेटर क्वालिटी का क्या करना है, स्मार्टफोन जनरेट करना है, नहीं तो मेरी सेल्स बढ़ेगी कैसे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दिन रात लोग मेहनत करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोशिश करते हैं। कहाँ पे, कैपिटलिस्ट में। सोशलिस्ट में क्या होता है, इकलौती कंपनी है, जो बेचोगे वो खरीदेंगे। अगर आपको उनको खरीदना है तो उनसे आपसे ही खरीदना है। तो वो एफिशिएंटली काम ही नहीं करते, बहुत ही धीरे 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 चलते। तो इसी वजह से क्या होता है, इनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। और इनकी जीडीपी ग्रोथ बच्चों क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है बच्चों, इनकी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा क्यों होती है, सिंपल सी बात है, जब सबके सब काम करेंगे, सबके सब एफिशिएंट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जीतने के लिए पूरा मैच खेल रहे हैं, तो ये हमेशा ही क्या है, आगे बढ़ेंगे। ये भैया सिर्फ जीने के लिए मैच खेल रहे हैं, तो ये क्या है, सिर्फ धीरे 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 बहुत ही स्लो ग्रोथ होगी। और कभी कभी तो जैसे यूएसएसआर का एग्जांपल दिया, तो नेगेटिव ग्रोथ के बाद कंपनी, मतलब जो गवर्नमेंट है वो पूरी पूरी खत्म हो जाती है, पूरी पूरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, टर्मोइल हो जाती है। पूरी जितने भी उनके फैक्ट्रीज हैं, जितने भी उनके मतलब जितनी भी कंपनीज है, सारी सारी खत्म हो जाती है गवर्नमेंट की। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। तो जीडीपी ग्रोथ क्या है, यहाँ पे बहुत कम होती है। एक फालतू का पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप देखो तो क्या है, यहाँ पे देखो लोगों के लिए काम होता है, तो लोगों की सोशल सिक्योरिटी है, उनको हेल्थ मिलेगी फ्री में, उनको सस्ते रेटों पे एजुकेशन मिलेगी, उनको फ्री में फूड मिलेगा। तो सोशल सिक्योरिटी उनका मेन एम होता है। तो ये इसका क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पॉजिटिव एस्पेक्ट का हम अचार डाले जब कंट्री की जीडीपी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपकी सोशल इकोनॉमी हो गई। तीसरी इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट का कॉम्बिनेशन। कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट का कॉम्बिनेशन, वो आपकी मिक्स इकोनॉमी होती है बच्चों। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें कुछ खास नहीं होता है, वही सेम चीज है। उसमें ब्लेंड होता है इन दोनों का, मतलब उसमें कैपिटलिस्ट आइडिया भी होगा और साथ ही साथ सोशलिस्ट आइडिया भी होगा, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में देखो, अगर मान लो आपको टेलीफोन लाइन लगानी है तो आप पास बीएसएनएल भी ऑप्शन है, जो कि गवर्नमेंट की है, और प्राइवेट ओनर्स भी है। बात समझ में आ रही है। या फिर आपको मान लो मतलब आपको अगर मान लो गैस खरीदनी है तो आप पास गवर्नमेंट की भी है, इंडियन ऑयल, मतलब होता है ना, इंडियन का गैस आता है, सिलेंडर आता है, साथ साथ प्राइवेट भी है, रिलायंस का भी है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है। ठीक है। अगर उनको लगने लग जाता है गवर्नमेंट को इस वाली इकोनॉमी में कि कैपिटलिस्ट लोगों पे भारी पड़ रहे हैं या गरीब तबके का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी सोशलिस्ट एक तरह से अपने जो डंडे को भी मारती है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लो फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज कर दी कि एक गरीब आदमी खा ही नहीं सकता, तो कैपिटलिस्ट ने प्राइसेस बहुत राइज कर दी, क्योंकि आपको पता है वो प्रॉफिट के लिए जीता है। तो अगर उसने प्राइसेस बहुत राइज कर दी तो गवर्नमेंट का जो सोशलिस्ट आइडिया है वो भी सामने आ जाएगा। वो बोल देगा कि नहीं, आप 20 रुपए से ज्यादा अनाज नहीं कर सकते, आप गेहूं की प्राइस 20 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। आगे जाके पढ़ेंगे हम इसको, एमएसपी कहते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, एमएसपी नहीं, सॉरी, ये प्राइस सीलिंग कहते हैं इसको, हमने 11th में पढ़ा होगा, याद करो। प्राइस सीलिंग, आप प्राइस को फिक्स कर देते हैं गवर्नमेंट की, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, प्राइस नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है।
बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर गवर्नमेंट को कहीं पे भी अंदेशा होने लग जाता है क्या कि कैपिटलिस्ट भारी पड़ रहा है सोशलिस्ट से, तो अपना सोशलिस्ट डंडा चला देती है, और जब उसको ये लगता है कि सोशलिस्ट भारी होता है कैपिटलिस्ट से, तो धीरे धीरे करके अपने हाथ पीछे खींच लेती है, जिसको हम डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये सब इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, टेंशन मत लो अगर नहीं पता ये वर्ड। बट अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने अपने HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स बेच दिए, एयर इंडिया आपने सुना होगा, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे अब आप प्राइवेट कंपनी भी चला पा रही हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अगर उनको लगने लग जाता है कि सोशलिस्ट आइडिया से क्या होता है, जनरली करप्शन होता है और एफिशिएंसी नहीं आ पाती, मैंने बताया ना एफिशिएंसी बहुत लो होती है। तो जब उनको लगने लग जाता है कि हम इतने एफिशिएंट नहीं हैं, तो प्राइवेट ओनर्स को दे देते हैं वो हाथ, जैसे रेलवे। अब रेलवे पूरी तरीके से कभी वो प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रेलवे में गरीब तबके के लोग भी जाते हैं, गरीब तबके के लोग भी जाते हैं। तो रेलवे को अगर पूरी तरीके से प्राइवेट कर दें तो प्रॉब्लम क्या राइज होगी कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो रेलवे के प्राइस फेयर इतने बढ़ा देंगे, उसके फेयर्स इतने बढ़ा देंगे कि एक गरीब आदमी ट्रेन से ट्रैवल ही नहीं कर सकता। और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इकलौता सारा रेलवेज ही है गरीब आदमियों के लिए जो वो ट्रैवल कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेनें क्या कर दी, प्राइवेटाइज कर दी। इसका मतलब कुछ लग्जरी ट्रेन भी चला दी, जिससे क्या है कि जो अमीर लोग हैं उनको कम से कम रेलवे की जो एक बैड इमेज बनी हुई है दिमाग में वो हट सके, क्योंकि गवर्नमेंट इतना भी अच्छा नहीं हो पाया रेलवेज में कि वो उसको ग्रोथ को आगे बढ़ा पाए। बाकी इस एग्जाम्पल को मैं आगे समझाऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखो ये जो मैं जितने भी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ये आपके चैप्टर में आगे आने ही वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं फालतू बकवास कर रहा हूँ इन एग्जाम्पल्स में, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मैं आपको पूरी इकोनॉमी आपके ब्लड में डालूंगा, उसके बाद आगे काम करेंगे। इकोनॉमी को ब्लड में आना है भैया, आपकी बॉडी में जाना चाहिए, इको पॉजिटिव जाना चाहिए आपके ब्लड में, ठीक है। चलो ये 3 इकोनॉमी आपको क्लियर हो गई। पहले मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। चलिए फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें जितना हो सके, ठीक है। शेयर करने से देखिए आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा है, ठीक है, वो आप लोग जानते हैं। और साथ ही साथ क्या है, प्लीज़ लाइक करें। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को अगर पूरी कर दे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप वीडियोस मेरे कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है, अटेंडेंस और शर्माइए मत। पता नहीं आप किस चीज़ से डरते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। टिकटॉक बनाने से नहीं शर्माते ना बच्चों, तो कमेंट में अपना नाम लिखने से भी ना शर्माए, ठीक है। आप अपना नाम लिख के छोड़ दे कमेंट में, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इससे क्या होगी, आपकी अटेंडेंस लगती रहेगी और मुझे पता लगेगा कि कौन बच्चे मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली देख रहे हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों क्या करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहे, जय हिंद।